आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जहाँ मैं और मेरी फ्रेंड कॉलेज के लिए एक हॉस्टल ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो कॉलेज था वो हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो हमें एक ऐसे हॉस्टल की तलाश थी जो कि कॉलेज के पास हो, लेकिन हमें जितने भी हॉस्टल्स मिले वो फुल हो चुके थे या फिर वो हमारे कॉलेज से काफ़ी दूर थे। अब हॉस्टल तो हमें मिल नहीं रहे थे, तो हमारी तलाश थी कि हमें कोई ऐसा फ्लैट ही मिल जाए जो कॉलेज के पास हो। इस बीच हमको एक ऐसा फ्लैट मिल ही जाता है। हम वहाँ पर विजिट करने जाते हैं और पहली ही नज़र में हमें वो फ्लैट काफ़ी पसंद आ जाता है। उस फ्लैट की सबसे अच्छी बात ये थी कि एक तो वो बहुत ही शांत जगह पर था और वो हमारे कॉलेज से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। और दूसरी बात ये कि उस फ्लैट में रहने वाली फैमिली बहुत ही छोटी थी। उस फैमिली में सिर्फ 3 ही मेंबर थे। एक फादर जो कि बाहर जॉब किया करते थे, एक मदर जो कि एक हाउसवाइफ थी, और जो उनकी बेटी थी वो लगभग हमारी उम्र की थी। और पहली बारी में ही वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी बन जाती है। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पर फटाफट से अपना सारा सामान शिफ्ट करते हैं और कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक दिन जब हम कॉलेज से लौट करके अपने फ्लैट पर आते हैं तो मेरी रूममेट की मदर का कॉल आता है और वो कहती है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब है बेटा, तू 1-2 दिन के लिए घर आ जा। तो मेरी रूममेट उसी टाइम पे अपने घर के लिए निकल जाती है। और यही वो पहला टाइम था जब मैं उस फ्लैट में पहली बार अपने रूम में अकेली थी, और यहीं से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। डेली की तरह मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी लेट नाइट स्टडीज़ के लिए बैठ जाती हूँ, जैसे कि मैं और मेरी रूममेट डेली किया करती थी। लेकिन उस रात कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब होती है जो कि मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। जैसे ही रात के लगभग 1:30 या 2 बजे थे, मेरे डोर पे अचानक से नॉक होता है 3 बारी, ठक ठक ठक। पर ये सुन करके मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है शायद नीचे वाली आंटी होगी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था कि आंटी ऊपर आ जाती थी, बैठने आ जाती थी या बात करने आ जाती थी। लेकिन वो जब भी आती थी वो वक्त हमेशा 9, 10 या 11 का होता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि आंटी रात के 12 बजे के बाद हम लोगों को डिस्टर्ब करे। फिर भी मैं बिना डर के गेट खोल देती हूँ कि क्या पता आंटी को कुछ काम हो। तो मैं अपने बिस्तर से उठ करके गेट खोलने जाती हूँ, लेकिन गेट के बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। सिर्फ हमारे गेट के बाहर का वो जो येलो कलर का बल्ब था, बस वो जल रहा था। पूरे फ्लोर पर अंधेरा और उस पीले बल्ब की रोशनी थी और कुछ भी नहीं। फिर भी मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ और हमारे रूम के फ्लोर से नीचे की ओर स्टेयर्स जा रही थी, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर वो फैमिली रहा करती थी। तो मुझे लगा था क्या पता आंटी डोर नॉक करके नीचे चली गई हो। तो मैं उन स्टेयर्स पर जाती हूँ और वहाँ से भी झांकने की कोशिश करती हूँ, पर वहाँ कोई भी नहीं था। नीचे वाले फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ थी। मैं दोबारा से अपने रूम में आकर के बैठ जाती हूँ और पढ़ने लगती हूँ। लेकिन उसके लगभग 10 या 15 मिनट बाद दोबारा से मेरा डोर नॉक होता है, वैसे ही 3 बार। लेकिन फिर भी मैं उठ करके दोबारा डोर खोल के देखती हूँ, तब भी कोई नहीं होता। और उस टाइम पर मैं थोड़ा सा सहम जाती हूँ कि क्या पता कोई चोर तो नहीं या कोई ऐसा इंसान जो कि हमको खतरा पहुंचाना चाह रहा हो। क्योंकि एक घर में अभी हम 3 औरतें थी, जो अंकल थे वो बाहर जॉब किया करते थे। तो एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, हमारे अंदर एक ये डर खुद ब खुद जाग जाता है कि अचानक से रात के टाइम डोर नॉक हो रहा है, बाहर कोई नहीं है। फिर भी मैं अपना वापस से डोर अच्छे से लॉक करके अपने बिस्तर पे आकर के सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पा रहा था। मुझे डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि बस मुझे नींद आ जाए, पर मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। तो मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कुछ ना कुछ स्क्रॉल करने लग जाती हूँ। ऐसा करते करते रात के 3 बज जाते हैं और उसके बाद जो चीज़ होती है वो चीज़ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। मुझे अचानक से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई मेरे रूम के बाहर फ्लोर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से झाड़ू लगा रहा है। वो भी ऐसी झाड़ू नहीं जो कि हम लोग घर पर यूज़ किया करते हैं। वो एकदम ऐसी आवाज़ थी जो कि प्लेग्राउंड्स में जो वो बड़े वाला झाड़ू होता है, बहुत ही बड़ा, जिसमें बहुत बड़ा सा एक बांस का डंडा होता है, वैसे वाले झाड़ू को लेकर के कोई बाहर मेरे फ्लोर को साफ कर रहा है। और वो आवाज़ कॉन्टिन्यूअसली आ रही थी। और उस टाइम पर मुझे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आंटी रात के 3 बजे उठ करके मेरे रूम के बाहर झाड़ू तो नहीं लगाएगी। आंटी क्या, कोई भी औरत नहीं। और उस टाइम पर भी मैं थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ, पर अब मैं गेट नहीं खोलती। जो गेट के नीचे से जो वो पतली सी जगह होती है जहाँ से हमारे रूम में रोशनी आया करती है,
मैं वहाँ घुटने के बल बैठ करके झांक के देखती हूँ कि बाहर कौन है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब थी, वो झाड़ू की आवाज़ और तेज़ तेज़ मेरे कानों में आ रही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो मैं हमारे मकान मालकिन की बेटी को फ़ोन करती हूँ। उसका नाम हम लोग रिया मान लेते हैं। तो मैं उसको कॉल करती हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, वो भी सो ही रही होगी। लेकिन दूसरी या तीसरी बारी में वो मेरा फ़ोन कॉल उठा लेती है और उस वक्त मैं उससे कहती हूँ कि यार क्या आज तू मेरे साथ सोने आ जाएगी, क्योंकि आज मैं पहली बार रूम में अकेली हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ और मुझे फिर कल क्लास के लिए भी जाना है। तो वो बोलती है कि ठीक है चल मैं आ जाती हूँ। जैसे ही वो मेरे रूम के बाहर आती है और गेट नॉक करती है, पर मुझे इतना डर लग रहा था उस वक्त की, तो मैं उसको आवाज़ लगाती हूँ कि रिया तू ही है ना। और वो कहती है हाँ हाँ मैं ही हूँ, तूने ही तो फ़ोन किया था, गेट खोलना। तो मैं फटाफट से गेट खोलती हूँ और सच में वो रिया ही थी और मैं एक बहुत ही सुकून भरी एक सांस लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम सेफ। और जैसे ही वो मेरे रूम में आकर के बैठती है, वो मुझसे पूछती है क्या कर रही थी, क्या पढ़ा, वो नॉर्मली वही कॉलेज वाली बातें। तो फिर मैं उसको बताती हूँ हाँ ये पढ़ रही थी, वो पढ़ रही थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा देर रुका नहीं जाता और मैं उससे डायरेक्ट ये चीज़ कह देती हूँ कि यार अभी अभी कुछ 2 या 3 घंटों में मुझे ये सारी चीज़ें महसूस हुई है, मैंने इन चीज़ों को अपने कानों से सुना है और मुझे बहुत डर लग रहा है। और उस टाइम पर रिया का चेहरा थोड़ा सा सहम जाता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ बताना चाह रही है पर बता नहीं पा रही। तो मैं उसको कहती हूँ कि यार तेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है या फिर ये मेरा वहम है। और ये सब सुनने के बाद रिया भी चुप नहीं रह पाती और वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताती है जो कि आज भी मुझे डरा देती है। बात बताने से पहले रिया मुझसे एक वादा करवाती है कि मैं तेरे को जो कुछ भी बताऊंगी वो बातें तू मम्मा से शेयर नहीं करेगी। और मैं उसको कहती हूँ कि हाँ मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। रिया मुझे बताती है कि आज से लगभग 5 या 6 साल पहले उनके घर पर एक काम वाली आंटी काम किया करती थी। लेकिन वो आंटी इतनी गरीब थी कि उन लोगों के पास रेंट पे करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन रिया के पापा का दिल बहुत बड़ा था, तो वो बिना रेंट के ही उन्हें अपने घर पर रहने को जगह दे देते हैं, यानी कि उसी रूम में जिसमें अभी मैं और मेरी रूममेट रह रही थी। काम वाली आंटी का बहुत ही एक छोटा सा परिवार था, मतलब कि उस परिवार में सिर्फ एक वो काम वाली आंटी थी और एक उनकी बेटी थी जो कि रिया की काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी, क्योंकि वो भी लगभग रिया की ही उम्र की थी। रिया और वो साथ में ही खेला करते थे, साथ में ही स्कूल होमवर्क किया करते थे। और लेकिन कुछ वक्त बाद वो बहुत ही शांत हो गई, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत कम खेलना कूदना, बहुत कम बातचीत करना, छोटी छोटी बातों पर रो देना, जल्दी चिढ़ जाना। और जब इन चीज़ों की वजह पता चली कि आखिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, तो पता चलता है कि उसको स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे टीज कर रहे हैं, यानी कि उसको परेशान कर रहे हैं उसकी मम्मी के प्रोफेशन को लेकर के। यानी कि वही सब कि तू काम वाली की बेटी है, तू गरीब है, तेरी ड्रेस फटी हुई है, तेरी शर्ट प्रेस नहीं है, तेरी शर्ट कितनी मैली है, तेरी स्कर्ट कितनी मैली है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि काम वाली की बेटी, जिसका नाम हम लोग सिया मान लेते हैं, सिया को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। एक दिन जब काम वाली आंटी यानी कि सिया की मम्मी रिया के घर पर नीचे झाड़ू पोछा कर रही होती है, उस टाइम पर सिया चुपचाप स्कूल से आती है, अपना बस्ता लेकर के अपने रूम में जाती है, यानी कि उसी रूम में जिसमें अभी मैं और मेरी रूममेट रहते हैं, और वो गेट लॉक करती है और फांसी लगा लेती है। मतलब एक छोटी बच्ची वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि वो एक ऐसा कदम उठा लेती है। और इस इंसिडेंट के बाद उनके पूरे घर का माहौल बदल जाता है। मतलब इस घर में जिसमें एक अच्छा खासा छोटा सा परिवार रहा करता था, आज वहाँ एक मातम का माहौल है, जहाँ पर 2 लड़कियाँ पूरे दिन ऊपर नीचे भाग दौड़ करती थी, साथ में खेलती कूदती थी। आज उस घर में एक ऐसा माहौल है, एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया और एक लड़की ने अपनी एक अच्छी फ्रेंड को खो दिया। इन सब चीज़ों के बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई कि एक दिन रात के वक्त काम वाली आंटी चुपचाप घर खाली करके चली गई, और ना उन्होंने रिया की मम्मी को बताया, ना पापा को बताया, किसी को भी नहीं। बस जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठे और वो ऊपर जा कर के देखते हैं
तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, रूम पर ताला भी नहीं होता और वो आंटी कहीं चली जाती है। वो लोग काफ़ी ट्राई करते हैं, उनको ढूंढने का भी ट्राई करते हैं, पर ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। ये सारी चीज़ें होने के बाद उस घर को काफ़ी लोग उनके एरिया के भूतिया घर भी कहा करते थे, जिस बारे में हमें कुछ नहीं पता था क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए हमें उस फ्लैट का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हमको वो फ्लैट इतने कम पैसों में मिल जाता है। और मुझे ये बात रिया बताती है कि लगभग 4 या 5 साल बाद उन आंटी के जाने के बाद तुम ही वो पहले हो जो इस फ्लैट में रहने आए हो। और ये सुनकर के मैं और ज़्यादा डर जाती हूँ। और रिया उस वक्त मुझे एक और बात कहती है कि तुमने नोटिस किया होगा मैं कभी तुम्हारे रूम में नहीं आती। और मैं बोलती हूँ कि हाँ यार, ये चीज़ तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं करी। मतलब आंटी कई बार हमारे रूम में आती थी पर रिया कभी भी नहीं। ऐसा नहीं था कि रिया रूड थी या ऐसा कुछ था, नहीं, रिया बहुत अच्छी लड़की थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था। पर वो पहली बार उसी दिन मेरे कहने पर हमारे रूम में आई थी। उसने मुझे बताया कि वो आज भी डरती है, आज भी वो इस रूम में एंटर होने में डरती है। और यही सब बातें करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं और उसके बाद मैं अपनी रूममेट को कॉल करती हूँ और मैं उसको ये सारी बातें बताती हूँ, पर वो इन सब में से किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। वो कहती है ये सब झूठ है, ये सब फालतू की बातें हैं, तू इतनी पढ़ी लिखी होकर के कैसी बातों में आ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर मैं उसको गलत भी नहीं मानती क्योंकि शायद उस जगह मैं होती, क्या पता मेरी फैमिली में कोई बीमार होता या कुछ होता और मैं किसी रीज़न की वजह से अपने घर गई होती और उसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होती, तो शायद मैं भी नहीं भरोसा कर पाती। पर फिर भी मैं उसको आखिरी वक्त तक बहुत समझाती हूँ और वो नहीं सुनती, पर मैं अपना सामान लेकर के वहाँ से चली जाती हूँ। मेरे घर आने के कुछ दिनों बाद शाम के वक्त मेरे पास मेरी रूममेट का कॉल आता है और उसकी आवाज़ बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। मैं उसको पूछती हूँ क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग ओके? पर वो कहती है यार शायद तो सही कह रही थी। और ये सुन करके कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत तसल्ली महसूस होती है कि चलो इसको मेरी बात पर भरोसा तो हुआ। मैं उसको बोलती हूँ क्या हुआ तेरे साथ? वो कहती है यार जब से तू गई है उसके दूसरे या तीसरे दिन जब मैं अपने रूम में आई वापस, तो अचानक से मुझे ऐसी आवाज़ें आती है रात के वक्त जैसे कि कोई मेरे डोर को बाहर से बड़े बड़े नाखूनों से स्क्रैच कर रहा है या फिर कोई बहुत तेज़ फ्लोर पर भाग रहा है। और वो कहती है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आंटी को समझाने की, पर आंटी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही है। और बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रिया मुझे कुछ बताना चाह रही है पर वो बता ही नहीं रही। और उस वक्त वो कहती है कि मैंने अपने पापा को कॉल कर दिया है, वो बस मुझे लेने ही आ रहे हैं। मैंने उसको बोला जैसे ही तू यहाँ से निकले सेफली मुझे एक बार कॉल कर दियो। और उसके बाद वो भी अपने घर पहुँच जाती है। और ये इंसिडेंट मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि पहला और आखिरी था और शायद आखिरी ही रहे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है जब तक कोई एक्सपीरियंस ना करे वो इंसान भरोसा ही नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई तो अब मेरे को कोई ये चीज़ें बताता है तो मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भरोसा करती हूँ कि यार अगर मेरे साथ हुआ था तो इस इंसान के साथ क्यों नहीं हो सकता। बाकी अगर आप लोग भी स्टूडेंट हो या फिर आप लोग भी कोई ऐसा हॉस्टल या फ्लैट ढूंढ रहे हो तो हमेशा इस बात पर ज़रूर ध्यान देना कि अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ पूरी तरह से परफेक्ट हो। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या आपके किसी फ्रेंड ने या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है या आपके पड़ोस में, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी ज़रूर लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय।